रामू के पास अपने घर पर 4 मुर्गियां थी, जो प्रतिदिन रामू को अंडे दिया करती थी। आर्थिक हालत से तो रामू काफी ज्यादा गरीब था, पर अपने घर की मुर्गियों के अंडों से वो एक छोटा सा अंडे चावल बेचने का ठेला लगाया करता था। रामू की पत्नी सुधा घर पर मुर्गियों की देखभाल किया करती थी और रामू दिन भर ठेला लगाकर अंडा चावल बेचा करता था। इसी तरह से एक शाम जब रामू ठेला लेकर घर आता है, तभी सुधा उसे पानी देते हुए बोलती है, लीजिए, पानी पीजिए। और कैसा रहा आपका आज का दिन? आज ठीक ठाक बिक्री तो हुई ना? हाँ, आज भी ठीक-ठाक ग्राहक आए थे और ठीक-ठाक बिक्री भी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसी तरह से हमेशा बिक्री होती रही, तो हमारी घर-गृहस्थी की गाड़ी बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगी। वो तो शुक्र है भगवान का कि मुर्गियां हमारे घर की हैं और हमें अंडे बाहर से नहीं लेने पड़ते और हमारा अंडा चावल का व्यापार चल जाता है। मैं तो दिन रात भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि हमारा काम इसी तरह से चलता रहे। वही तो बात है सुधा, इन मुर्गियों का बहुत सहारा है हमें। ये मुर्गियाँ सिर्फ मुर्गियाँ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है हमारे लिए। उनके बदौलत ही हम लोग अपनी रोटी-पानी चला पा रहे हैं। तभी तो मैं उनकी पूरी देखभाल करती हूँ, ताकि उन्हें कुछ ना हो। समय से उन्हें अस्पताल भी ले जाती हूँ और इनका चेकअप भी करवाती हूँ, कहीं इनके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी ना हो जाए, क्योंकि इनके शरीर से निकलने वाला अंडा ही तो हमारा व्यापार का जरिया है ना। और अगर हम अपने व्यापार में अच्छी चीजें लगाएंगे, तभी तो ग्राहक हमारे पास आएंगे ना हमेशा। हाँ सुधा, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा व्यापार चाहे अच्छा चले या बुरा, लेकिन हम हमेशा अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का ही अंडा चावल बनाकर बेचेंगे, क्योंकि हम उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए तुम हमेशा मुर्गियों को समय समय पर अस्पताल ले जाया करो। फिर देखना, धीरे धीरे ग्राहकों को हमारी क्वालिटी और हमारा टेस्ट दोनों बहुत पसंद आने लगेगा। और फिर वक्त के साथ साथ हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। ज्यादा नहीं, पर हमारे हालातों में अगर थोड़ा फर्क भी आ गया, तो वो भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। कोई नहीं, आज ठेला लगा रहा हूँ, कल को मैं अपनी दुकान लेकर भी अंडा चावल ज़रूर बेचूँगा। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। ठीक है सुधा, मैं आता हूँ हाथ मुँह धोकर। इतना कहकर रामू हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। सुधा थालियों में खाना परोस देती है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। दिन गुजर के चले जाते हैं और रामू हर दिन अपना ठेला लेकर अंडा चावल बेचने का काम ऐसे ही करता रहता है। इसी तरह से एक दिन रामू के ठेले पर एक सोनू नाम का आदमी आता है और रामू से बोलता है। सुनो भैया, जरा एक प्लेट अंडा चावल तो दे दो। अभी देता हूँ भाई, ये लीजिए, आपके लिए एक प्लेट अंडा चावल। भैया बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो, क्या हो गया भाई? आप ये अंडे कहाँ से लेकर आते हैं? घर की मुर्गियां हैं क्या आपकी, या फिर बाहर से लेकर आते हैं? सब मेरी घर की मुर्गियां हैं भाई, उन्हीं के अंडे से ये अंडे चावल बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समय समय पर अपनी मुर्गियों की जांच तो करवाते रहिएगा, क्योंकि मुर्गियों को एक खास तरह की बीमारी हो जाती है, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं। यह क्या होता है जी? मैंने कभी नहीं सुना। जरा आप मुझे अच्छे से समझाएंगे, आखिर ये होता क्या है? यदि ये बीमारी मुर्गियों को हो जाती है, तो मुर्गियां बीमार हो जाती हैं और फिर मर जाती हैं वो। अच्छा अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया भाई। मैं कल ही अस्पताल जाके अपनी मुर्गियों की जांच करवा लूंगा। जी ठीक है भैया। इसी तरह शाम को जब रामू अपने घर जाता है, तो सोनू की कही हुई सारी बातें रामू अपनी बीवी को बताता है, जिसे सुनकर सुधा बोलती है, नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बीमारी है भी, तो हम पहले ही अपनी मुर्गियों को चिकित्सालय ले जाकर उनको दवाइयाँ दिलवा देंगे। बिल्कुल, कल मैं ठेला लेकर अंडा चावल बेचने नहीं जाऊंगा और हम दोनों मुर्गियों को लेकर चिकित्सालय चले जाएंगे। और अगले दिन रामू सुधा के साथ अपनी चारों मुर्गियों को लेकर जानवरों के चिकित्सालय जाता है, जहां डॉक्टर रामू की मुर्गियों की अच्छे से जांच करते हैं और पता चलता है कि उनकी मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। दोनों पति पत्नी खुश होकर वापस घर आ जाते हैं और अगले दिन रामू फिर से अपना अंडा चावल बेचने का ठेला लगाने लगता है। यूं ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन जब सुधा घर का काम कर रही थी, तभी वो खुद से बोलती है, अरे, निर्मला ने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था
अपने किसी काम से। मैं तो भूल गई। अब घर का काम खत्म हो गया है, तो मैं 2 मिनट के लिए उसके घर हो ही आती हूँ। सुधा अपने घर का दरवाजा बंद किए बिना ही अपनी पड़ोसन निर्मला के यहाँ चली जाती है और इसी बीच उसकी एक मुर्गी घर से निकलकर बाहर चली जाती है और गली की दूसरी मुर्गियों के साथ दाना चुगने लगती है। कुछ वक्त बाद जब सुधा घर आती है तो देखती है कि घर पर 3 ही मुर्गियां थी। ये देखकर सुधा खुद से बोलती है, अरे, हमारी एक मुर्गी कहाँ चले गई? जाने से पहले तो मैंने 4 मुर्गियां यहीं पर छोड़ी थी घर पर। कहीं कोई मेरी मुर्गी को चुरा कर तो नहीं ले गया? एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ। अगर किसी ने मुर्गी चुरा ली होगी, तो हमारे अंडा चावल के व्यापार में घाटा हो जाएगा। सुधा अपनी मुर्गी को ढूंढने लगती है। तभी उसे गली में बहुत सारी मुर्गियां नजर आती है, लेकिन क्योंकि सभी मुर्गियां एक जैसी थी, इसीलिए सुधा को अपनी मुर्गी पहचानने में दिक्कत होती है और वो बड़े ही ध्यान के साथ एक मुर्गी को उठाकर अपने घर ले आती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, पर सोनू का अंडा चावल का व्यापार ऐसा ही चला जाता है। एक दिन रामू के ठेले पर फिर से सोनू आता है और बोलता है, अरे भाई, तुमने अपनी मुर्गियों की जांच तो करवा ली थी ना? बिल्कुल भाई, मैं तो अगले दिन ही गया था। मेरी सारी मुर्गियां एकदम स्वस्थ हैं। किसी के भी अंडों में कोई कमी नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बेफिक्र होकर तुम्हारे ठेले के अंडे चावल खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पेट भर के खाइए जितना भी खाना है। चलो, इसी बात पर 1 प्लेट अंडा चावल लगा दो, बड़ी तेज की भूख लगी है। बस 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं अभी आपको गर्मा गर्म अंडा चावल देता हूँ। रामू फटाफट से एक प्लेट में गर्मा गर्म अंडा चावल डालकर सोनू को दे देता है और सोनू स्वाद लेते हुए अंडा चावल खाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसी शाम सोनू के घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। रातों रात ही उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सोनू की तबीयत खराब किसी बीमारी वाली मुर्गी के अंडे खाने की वजह से हुई है। ठीक होने के बाद सोनू पुलिस के साथ रामू के ठेले पर जाता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, यही है वह आदमी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे भाई, क्या हो गया? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार करवा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या ले लिया? तुम्हें पता भी है, उस दिन जब मैं तुम्हारे ठेले से अंडा चावल खा कर गया था, तो उस वजह से मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी। पर मैंने तो अपनी मुर्गियों की जांच करवाई है। मेरी मुर्गियां तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ और बाकी के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? मेरी रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि मुर्गियों के अंडे खाने की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। सोनू के कहने पर और अस्पताल की रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर रामू को हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाते हैं और साथ ही उसका ठेला भी जब्त कर लेते हैं। जैसे ही ये बात सुधा को पता चलती है, तो वो जल्दी से थाने पहुंचती है और बार बार हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से रामू को रिहा करने की प्रार्थना करने लगती है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, तुम्हें पता भी है, तुम्हारे बच्चे की वजह से उस आदमी की जान भी जा सकती थी। अरे, अगर मुर्गियां पालने का शौक है तो फिर उनका समय पर इलाज भी करवाओ ना। हम सच कह रहे हैं। हम अपनी मुर्गियों को अस्पताल लेकर गए थे। हमारी मुर्गियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं। भगवान जाने ये सब कैसे हो गया। सुधा के लाख कहने पर भी इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता। तभी सुधा को उस दिन एक मुर्गी के लापता होने की बात याद आती है और उसे समझ आता है कि होना हो उस दिन गलती से अपनी मुर्गी की जगह वो गलत मुर्गी को उठाकर घर ले आई थी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। वो सारी बात रामू को बताती है और रामू बोलता है, लेकिन अब हम अपनी बात को सच कैसे साबित करें? मुर्गियां तो बोल भी नहीं सकती है। मेरी ही गलती है। अगर मैंने उस दिन आपको सब कुछ बता दिया होता, तो आज शायद ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। रामू ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर सोनू जानवरों के चिकित्सालय में काम करने वाले डॉक्टर के साथ आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहता हूँ। रामू ने कुछ नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास आपकी बात को सही साबित करने का पुख्ता सबूत है? बिल्कुल है, यह रही रामू की चारों मुर्गियों की रिपोर्ट। उसकी मुर्गियां एकदम स्वस्थ हैं। उसकी पत्नी जो कुछ भी कह रही है वह सच है। जो कुछ भी हुआ वह सब अनजाने में हुआ है। सोनू के इतना कहने के बाद डॉक्टर इंस्पेक्टर के हाथों में रिपोर्ट रख देते हैं, जिसके बाद रामू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद रामू डॉक्टर के साथ अपने घर जाता है, जहां डॉक्टर सारी मुर्गियों को ठीक से देखते हैं। उनमें से बीमार मुर्गी को अपने साथ ले जाते हैं।
सारी बातें साफ होने के बाद रामू अपना अंडा चावल का ठेला लगाना शुरू कर देता है और वापस से अपना काम करने लगता है। मधु के घर में ना ही उसके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे थे। बेचारी रसोई में सभी मसालों के डब्बों को उतार कर घर में जो भी थोड़ी बहुत धनिया मिर्ची प्याज थे उन्हें देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या बनाऊं सबके खाने के लिए, क्योंकि ना तो सब्जी है और ना ही दाल। अब मैं क्या सबको सूखी रोटी बनाकर खिलाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से सोनू खाने में बहुत ड्रामा करता है। अगर उसे मैं आज भी कुछ अच्छा खाने को नहीं दूंगी तो वो तो आज पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगा। हम्म, एक काम करती हूँ, प्याज के पराठे बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत समय से हमने पराठे नहीं खाए हैं। इससे सोनू खुश हो जाएगा और हम सबका पेट भी भर जाएगा। ऐसा सोचकर मधु अपनी सास कविता और अपने बेटे सोनू के लिए प्याज के पराठे बनाती है। पराठे की खुशबू से मधु का पूरा घर महक चुका था। थोड़ी देर बाद मधु सोनू अपनी सास को पराठा खाने को देती है। अरे वाह माँ, पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। आज आपने बहुत टाइम बाद हम सबके लिए पराठे बनाए हैं। सच में आज का खाना मुझे बहुत पसंद आया। आप में ना मेरे लिए रोज पराठे बनाना। अरे बेटा, रोज पराठे खाना अच्छी बात नहीं है। मधु, रोज रोज पराठे खाना अच्छी बात नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर तू इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाएगी तो हमें तो रोज प्याज का पराठा ही चाहिए। सच में बहू, बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। मन खुश हो गया इस पराठे को खाकर। चलो, ये तो अच्छी बात है माँ जी कि आज की मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको पता है, घर में ना तो दाल है बनाने के लिए और ना ही कोई सब्जी। इसीलिए मुझे मजबूरन ये प्याज का पराठा बनाना पड़ा, क्योंकि मेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊं। माँ, आप मेरे लिए कल सुबह भी प्याज का पराठा ही बनाना, क्योंकि मैं स्कूल में अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तेरे लिए कल लंच में भी प्याज का पराठा बना दूंगी। अब तो खुश है ना मेरा लाल? सोनू और कविता की मुंह से तारीफ सुनकर मधु बहुत खुश होती है और अब सिर्फ 3 पराठे बचे थे। तभी मधु की पड़ोसन विमला आती है और विमला मधु से कहती है, अरे मधु बहन, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज तुम्हारे घर से। लगता है कुछ खास बना रही हो तुम अपने घर में। नहीं विमला बहन, वो आज हमारे घर में प्याज के पराठे बने हैं। आओ ना, तुम भी खाओ। हाँ हाँ मधु बहन, मैं तो प्याज के पराठे ही खाने आई हूँ। सच में बाहर तक खुशबू जा रही है। खुशबू से अंदाजा लग सकता है कि तुमने बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। लो, अब तुम भी खाओ और खाकर बताओ कैसा बना है। मजा आ गया मधु बहन, सच में बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी प्याज का पराठा तो मैंने आज तक नहीं खाया। मुझे तो बनाना भी नहीं आता। तुम मुझे भी अब प्याज का पराठा बनाना सिखा देना, ताकि मैं भी अपने घर में प्याज का पराठा बना सकूं। अच्छा ठीक है। विमला भी मधु की खूब तारीफ करती है और पराठा खाकर वहां से चली जाती है। और अब मधु के खाने के लिए सिर्फ एक ही प्याज का पराठा बचा था। मधु वही एक पराठा खाकर और एक ग्लास पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह मधु फिर से अपने बेटे सोनू के लिए प्याज का पराठा बनाती है और उसके लंच बॉक्स में प्याज का पराठा रख देती है और सोनू को स्कूल छोड़ने जाती है। और जैसे ही मधु सोनू को स्कूल छोड़कर घर आती है तो वो देखती है कि कविता नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी है। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? उठिए ना माँ जी। माँ जी। अपनी सास को ऐसे बेहोश देखकर मधु बहुत परेशान हो जाती है और पड़ोसियों की मदद से वो कविता को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर कविता को एडमिट कर लेते हैं। शाम को मधु अपनी सास कविता को अस्पताल से लेकर घर आती है। डॉक्टर ने कविता को ज्यादातर फल वगैरह खाने को कहा था। बेचारी मधु अब बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए वो अपनी पड़ोसन विमला से 1000 रुपए उधार ले लेती है और उन पैसों से अपनी सास के लिए फल और दवाइयाँ खरीद कर लाती है। अरे मधु, तेरे पास फल और दवाइयाँ लाने के पैसे कहाँ से आए बेटा? तू तो जानती है ना कि जब से विनोद हमें छोड़कर गया है तब से हम लोग कितना परेशान हैं। पूरा घर अकेले तुझे ही संभालना पड़ता है। ऊपर से मैं तेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर पाती हूँ, बल्कि मेरी वजह से तू और परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। और बीमारी का क्या है, ये तो किसी को भी लग जाती है। शायद मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई। वरना अगर मैं आपको अच्छे से खान पान देती तो शायद आपको ऐसी कमजोरी ना होती माँ जी। और आप चिंता मत कीजिए, घर चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा माँ जी? घर की बिगड़ती स्थिति देखकर मधु बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मधु के घर फिर से पड़ोस की विमला आती है
और विमला मधु से कहती है, मधु ओ मधु, अरे जल्दी इधर आ, मुझे तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ विमला, बोलो। सुन, तू मेरे साथ कल सुबह 6 बजे दूसरे गांव चलना। सुना है उस गांव में एक विजय नाम का आदमी रहता है और उस आदमी को 1 से 2 दिन के अंदर शहर जाना है और वो हमेशा हमेशा के लिए शहर में शिफ्ट होगा। और वो यहाँ पर बाजार में प्याज बेचा करता था, इसीलिए उसके पास खूब सारे प्याज है। अब बेचारा शहर इतने सारे प्याज लेकर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत ही सस्ते दामों पर प्याज बेच रहा है। मेरी बात मान तो तू उससे प्याज खरीद ले और प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दे। विमला, अगर सच में वो आदमी कम दाम पर प्याज बेच रहा है तो मैं उससे 2 बोरी प्याज खरीदना चाहती हूँ। तो मुझे कल सुबह उस आदमी के पास ले जाना। अरे मैं तुझे लेकर चलूंगी और मुझे तेरे बुरे हालातों को भी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब करे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विमला। इतना तो कोई अपना अपने के लिए भी नहीं सोचता जितना तुमने एक पड़ोसन होने के नाते मेरे बारे में सोचा है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं, क्योंकि मुझे तेरे हालात अच्छे से मालूम है। विमला की बातें सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह विमला और मधु दोनों दूसरे गांव प्याज लेने के लिए जाते हैं, जहां मधु विजय से 2 बोरी प्याज खरीद लेती है और एक ठेले पर 2 बोरी प्याज रख कर अपने घर ले आती है। और इसमें विमला मधु की पूरी पूरी मदद करती है। बस विमला बहन, आ गया मेरा घर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी विमला। मधु, बार बार शुक्रिया और एहसान की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो अब मैं चलती हूँ। अब अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। और इसी तरह से कुछ ही दिनों के बाद मधु सड़क किनारे प्याज का पराठा बेचने का ठेला लगाती है। मधु मात्र 10 रुपए में एक प्याज का पराठा बेच रही थी और साथ में आम का अचार। ये देखकर वहीं पास ही में एक फैक्ट्री के कुछ लेबर मधु के ठेले पर आते हैं। अरे बहन जी, जरा एक प्याज का पराठा लगा रहे तो। उन दोनों ग्राहकों को एक एक प्याज का पराठा और साथ में आम का अचार वो दे देती है। उन दोनों आदमियों को प्याज का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। वो दोनों फिर से 2-2 प्याज का पराठा खरीद कर खाते हैं। अरे बहन जी, पराठे तो बहुत लाजवाब है। लगता है आपने आज ही अपना पराठा बेचने का काम शुरू किया है, क्योंकि हमने आज से पहले तो आपको कहीं नहीं देखा। हाँ भाई साहब, मैं अपना ये काम आज से ही शुरू कर चुकी हूँ। बस आप लोगों का साथ रहा तो मेरा काम एक दिन और तेजी से चल पड़ेगा। वैसे बहन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, घर का स्वाद दे रही हो आप। बहन जी, आप रोज यहीं पर ठेला लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ के पराठे बहुत टेस्टी हैं। ये कहकर वो दोनों ग्राहक मधु को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फिर से 2-3 ग्राहक और मधु के ठेले पर आते हैं। इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम तक मधु की टोटल 1000 रुपए की कमाई हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर आती है। तभी मधु का बेटा सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, कल टीचर ने तुम्हें स्कूल में बुलाया है फीस जमा करने के लिए। अरे माफ करना सोनू, मैं तो भूल ही गई बेटा कि पिछले 2 महीने से तेरी फीस जमा नहीं हुई है। चल कोई बात नहीं, मैं कल तेरी स्कूल फीस जमा करवा दूंगी। मेरी वजह से तुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बेटा। अरे नहीं माँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो तो मुझे आपके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर हमारे घर की स्थिति अच्छी होती तो आपको यूं प्याज के पराठे का ठेला लगाना ना पड़ता। सोनू की बातें सुनकर मधु बहुत भावुक हो जाती है। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसी तरह से अगले दिन मधु सोनू के स्कूल जाती है और सोनू की फीस जमा करवाती है। फीस जमा करने के बाद मधु फिर से प्याज का पराठा बेचने का ठेला लगाती है। और इस तरह से मधु अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ती है।